नमस्कार, स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी भाग 2। भाग 1 में हमने बताया था हिंदी की संवैधानिक स्थिति। आज भाग 2 है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। तो जब हमने भाग 1 बताया था उसमें एक अनुच्छेद आया था 344। उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति संविधान निर्माण के 5 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करेंगे। तो उस क्रम में जो आयोग का गठन किया गया वह आयोग कहलाया राजभाषा आयोग। और इस राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ 7 जून 1955 को। कभी कभी इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं तो वो थे बीजी खेर। अब जब इस आयोग का गठन हुआ और ये आयोग बनकर तैयार हो गया तो इस आयोग ने अपने निर्णय दिए। तो इसने एक बात उसमें इंगित की थी कि 1965 के बाद अंग्रेजी को सर्वथा बंद कर देना अव्यावहारिक होगा। तो इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए राजभाषा अधिनियम है क्या, तो इसी ने क्या करा, प्रोत्साहित किया। राजभाषा अधिनियम बना 1963 और इसने सिफारिश करी कि अंग्रेजी को भी साथ में लेकर के चलना है। तो फिर हमारा बना राजभाषा अधिनियम 1963। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कुल धाराएं जो हैं ये हैं 9। अब कुल 9 धाराओं में कौन सी क्या, एक बार संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं फिर विस्तृत विवरण भी इसका लेते रहेंगे। तो इसकी जो पहली धारा है धारा 1। धारा 1 क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इसके बाद आती हमारी धारा 2। धारा 2 क्या है, परिभाषाएं। नाम दे दिया तो धारा 2 में क्या आती है आपकी परिभाषाएं यहां पर आ जाती हैं। इसके बाद आती है धारा 3। यहां पर देखिए धारा 3, धारा 4 और धारा 5। इन तीनों का अगर संबंध देखा जाए तो इनका संबंध है संघ से या कहें केंद्र से। इसके बाद हमारी आती है धारा 6, यह संबंधित है राज्य से। फिर आई धारा 7, ये है उच्च न्यायालयों से संबंधित है, उच्च न्यायालयों से। इसके बाद आती है धारा 8। धारा 8 में आते हैं हमारे नियम। कैसे नियम, जो भी ऑफिशियल रूल्स इसके अंतर्गत बने वो धारा 8 के अंतर्गत बने हैं। इसके बाद जो अंतिम धारा आती है वो है धारा 9। और धारा 9 क्या है, कतिपय उपबंधों का जम्मू और कश्मीर में प्रयोग न होना। तो इसमें आती है हमारी धारा 6 और 7 का J&K में प्रयोग नहीं होना, J&K में प्रयोग नहीं। यह है एक संक्षिप्त परिचय। अब हर एक धारा को विस्तार में लेकर के चलते हैं। तो यहां पर जैसे बता रखा है कुल धाराएं 9 हैं। तो धारा 1 को लेकर के चलते हैं। धारा 1 में क्या बोला है, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। धारा 1, तो धारा 1 क्या है आपकी, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। अब जो धारा 1 है इसकी फिर से 2 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा क्या आती है, नियत दिन। इसमें अगर पहली उपधारा देखें तो ये है नियत दिन। नियत दिन, कौन सा नियत दिन, तो ये जो धारा है 26 जनवरी 1965 से प्रभावी। तो ये धारा क्या होगी आपकी 26 जनवरी 1965 से प्रभावी होगी। और इसकी जो शेष धाराएं हैं वे उस दिन से लागू होंगी जिनको केंद्रीय सरकार जो है अपने शासकीय पत्रों में इंगित करेगी
या फिर अधिसूचित करेगी। यहाँ पर हमने बताया इसकी कुल 9 धाराएं हैं, तो प्रत्येक धारा को लेकर के चलते हैं। अब है धारा 1। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। अब इसकी फिर से 2 उपधाराएं हैं। क्या है उपधाराएं? उपधारा 1। उपधारा 1 क्या कहता है? यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। तो इसकी उपधारा है यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। इसके बाद आती है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या है? धारा 3 नियत दिन 26 जनवरी 1965 से प्रभावी होगी। लेकिन इसके जो अन्य उपबंध हैं, अन्य उपबंध उस तिथि से प्रभावित होंगे या उस तारीख से प्रभावी होंगे जिन्हें केंद्र सरकार अपने राजपत्रों में अधिसूचित करेगी। राजपत्रों में अधिसूचित करेगी। ये क्या है? हमारी धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ की 2 उपधाराएं। इसके बाद हमारी आती है धारा 2। धारा 2 में हमारी क्या आती है? परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं की यहाँ पर फिर से 2 उपबंध बनते हैं। उपबंध 1 में क्या कहता है? नियत दिन, और नियत दिन आता है 26 जनवरी 1965। दूसरा यहाँ पर आता है परिभाषाओं में हिंदी, और कैसी हिंदी? ऐसी हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिंदी। इसमें आएगा ऐसी हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। ये हमारे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 1 और धारा 2। अब है धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के राजकीय प्रयोजनों तथा संसद के प्रयोग के लिए, संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। यह है हमारी धारा 3। इसमें देखिए इसकी 3 उपधाराएं हैं। ये क्या कहता है? संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना, अर्थात निरंतर उसका चलते रहना। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है? कि उन सब कार्यों के लिए जिनके लिए वह नियत दिन से पहले प्रयोग होती थी। इसके बाद जो उपधारा 2 आती है इसकी, वो क्या कहती है? कि संघ के जो कि भी राजकीय प्रयोजन होंगे या संसद के कार्य होंगे,
उनमें क्या होगा, अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा। तो इसकी जो उपधारा 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपधारा 3 ये क्या कहती है, जहां पर ये दोनों ही भाषाएं आएंगी तो वहां पर उन दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, उपधारा 1 में वर्णित दोनों भाषाओं के होने पर हिंदी और अंग्रेजी का समान प्रयोग, ये है धारा 3। इसके बाद आती है हमारी धारा 4। धारा 4 क्या है, राजभाषा के संबंध में समिति का गठन। तो यह आएगी धारा 4, राजभाषा के संबंध में समिति का गठन। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो समिति बनेगी वह क्यों बनेगी, किसके द्वारा बनेगी और किस कार्य के लिए बनेगी। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जानना कि समिति क्यों बनेगी। समिति जो है ये राष्ट्रपति को हिंदी के प्रयोग के लिए जो भी इसका पुनर्विलोकन होगा उसके संबंध में रिपोर्ट सौंपेगी। तो बनेगी कैसे, ये जो समिति बनेगी ये बनेगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा एक क्या है, समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अगर सदस्यों की बात की जाती है तो इस समिति में जो कुल सदस्य हैं वो 30 होंगे। इन 30 सदस्यों में से जो 20 सदस्य हैं ये होंगे आपकी लोकसभा से और बाकी के जो शेष 10 सदस्य हैं ये होंगे आपके राज्यसभा से। अब इनका जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, तो इनका जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होगा। लिख लेते हैं इसको, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो क्या बताया था इसमें, एक समिति का गठन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा, कुल सदस्य होंगे इसमें 30, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो ये समिति जो है जो भी अपनी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट देगी राष्ट्रपति को। इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में और राज्य विधानमंडलों में प्रेषित करेंगे। राज्य विधानमंडलों से यदि इसमें कोई संशोधन के बारे में कुछ कहा जाता है तो संशोधन करने के बाद फिर इस पर क्या है, निर्णय लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दोनों सदनों में भेजेंगे, दोनों सदनों से इसको भेजा जाएगा राज्य विधानमंडलों में, और राज्य विधानमंडलों में भेजने के बाद यदि संशोधन, यदि राज्य विधानमंडल कहते हैं कि इनमें कोई संशोधन किया जाएगा तो कोई संशोधन करने के बाद फिर इन पर क्या है, निर्णय लिया जाएगा। ये आती है आपकी धारा 4 में। धारा 5, धारा 5 क्या है, केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। ये कहता है हमारा धारा 5 कहती है प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। अब कौन सी केंद्रीय अधिनियम है, कोई केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए कोई अध्यादेश या कोई नियम यदि वे अंग्रेजी में हैं
तो उनके साथ साथ उनका हिंदी में भी अनुवाद यहाँ पर देना होगा। ये है धारा 5। इसके बाद आती है हमारी धारा 6। जैसे धारा 5 केंद्र से संबंधित है, वही स्थिति धारा 6 की राज्य से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, राजकीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी में अनुवाद। यदि राज्य के कोई अधिनियम या राज्यपाल के द्वारा दिए गए अध्यादेश अंग्रेजी में है तो उसके साथ साथ उसका हिंदी में भी अनुवाद दिया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आता है आपका राजकीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, ये है धारा 6। इसके बाद है धारा 7। धारा 7 पहले बताई थी कि ये क्या है, उच्च न्यायालयों से संबंधित है। उच्च न्यायालयों से कैसे संबंधित है, उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा में यदि कोई निर्णय दिए जाते हैं या वहां की स्थानीय भाषा में निर्णय दिए जाते हैं तो उन दोनों में वैकल्पिक चयन का यहाँ पर अधिकार दिया जाता है। उसके अलावा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो हिंदी और स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी दिया जाएगा और अंग्रेजी को वहां पर हिंदी और स्थानीय भाषा के समतुल्य ही माना जाएगा। तो यहाँ है उच्च न्यायालयों में निर्णय आदि के हिंदी या स्थानीय भाषा का वैकल्पिक प्रयोग अंग्रेजी में भी किया जाएगा। अंग्रेजी में भी किया जाएगा और जो अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाएगा उस अंग्रेजी को हिंदी या स्थानीय भाषा के समतुल्य ही यहाँ पर माना जाएगा। इसके बाद आती है हमारी धारा 9। अब है धारा 8। धारा 8 हमने पहले बताया था, यह नियमों से संबंधित है। जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, इसकी धारा 8 इसी के अंतर्गत ही बाद में जो राजभाषा अधिनियम है 1976 बनता है, तो वो बाद में आएगा। अभी यहाँ पर है राजभाषा अधिनियम 1963। ये क्या है, नियमों से संबंधित। अब यहाँ पर क्या है, जो भी नियम बनेंगे वह नियम क्या है 30 दिन तक दोनों सदनों में रहेंगे। उसके बाद वह नियम क्या है, प्राधिकृत कर दिए जाएंगे। वे क्या है, एक सत्र या 2 सत्रों में पास हो जाएंगे। उसके बाद उन नियमों को आगे के लिए प्राधिकृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा नियम 30 दिनों तक दोनों सदनों में रहेंगे, तथा एक या 2 सत्रों में प्राधिकृत होंगे। इसके बाद क्या है, नियमों को आगे को प्रवर्धित कर दिया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी धारा 9। धारा 9 में बताया गया था कतिपय उपबंधों का जम्मू और कश्मीर में प्रयोग न होना। तो यहाँ पर कौन से उपबंध थे, यहाँ पर हमारी आती है धारा 6 व धारा 7। ये 2 ऐसी धाराएं हैं जिनका प्रयोग जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। का प्रयोग जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि
जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था।